जय हिंद साथियों। आज हम लोग संविधान की इस चौथी क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है संविधान का भाग 1, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। साथ ही हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिनकी आने की संभावना है। दोस्तों, ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो भी विभिन्न एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं उनके लिए, साथ ही पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप लोगों को लगता होगा कि 8 से 10 मिनट की क्लास का ड्यूरेशन रहता है, क्या पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है? जी हाँ साथियों, पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, क्लास का ड्यूरेशन छोटा होने का एक कारण यह भी है कि चीज़ें पहले से लिखी रहती हैं, सिर्फ आपको समझाना रहता है। साथियों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि क्लासेस से जुड़े अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, संविधान का भाग 1, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों, कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या यूँ कहें पूछा ही गया है कई एग्ज़ाम में, कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र किस भाग से संबंधित है। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र किस भाग से संबंधित है? तो भाग 1, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। इस भाग में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इस भाग में कुल 4 अनुच्छेद हैं, और ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र किस भाग से संबंधित है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। वहीं अनुच्छेद 1-2 की बात करें, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, यानी कि जो पहली अनुसूची में दिए गए। हमारी पहली अनुसूची क्या थी? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। पहली अनुसूची जो हमारी थी वो थी क्या? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। वहीं अगर अनुच्छेद 1-3 की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र, इसमें भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद किसी भी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यानी कि संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि भी किसी भी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन जो है 1974 में किया गया, और इसमें सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, यानी कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर वहीं 36वां संविधान संशोधन करके, जो कि 1975 में हुआ, इसमें सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और 35वां संविधान संशोधन, यानी कि इसको निरस्त कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वो किसी भी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, जैसे कि सिक्किम को सम्मिलित कर लिया। अब वहीं अनुच्छेद 3 की बात करें, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा या नाम में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। किंतु ये जो परिवर्तन है, इसके लिए संसद को एक प्रक्रिया का पालन करना होता है, जो वही आगे लिखा है। किंतु ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए संसद को निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो वो क्या प्रक्रिया होती है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि संसद किस तरह से इस प्रक्रिया को करती है। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य निर्माण विधेयक है, सबसे पहले किसके पास जाता है? सबसे पहले राज्य निर्माण विधेयक जो है वो राष्ट्रपति को पास जाएगा। राष्ट्रपति उस राज्य निर्माण विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजेगा। अब राज्य विधानमंडल जो है उस पर अपनी राय व्यक्त करेगा। फिर वह पुनः राष्ट्रपति के पास वापस भेज देगा। अब राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल की राय सहित या राय के बिना वो संसद को पुनः प्रेषित कर देगा। फिर संसद साधारण विधायी प्रक्रिया से, यानी कि साधारण बहुमत से, उस जो विधेयक को है पारित कर देगी।
फिर वह पुनः जो है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं तो राज्य निर्माण विधेयक जो है क्या है, वो पारित हो जाएगा। कोई भी विधेयक है जैसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो फिर पारित समझा जाता है। अब अनुच्छेद 4 पर चर्चा करते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 व 3 के द्वारा अनुसूची 1 व 4 में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि आर्टिकल 368। संविधान संशोधन किसमें? आर्टिकल 368 में। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 2 व 3 के द्वारा अनुसूची 1 व 4 में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब अनुसूची 1 क्या है, पहले भी डिस्कस कर लिया था, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। और अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यूपी में कितनी है? 31 है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अनुसूची 1 क्या है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। और अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 हैं। यानी कि अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 व 3 के द्वारा अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम भाषाई राज्य कौन सा था और कब बना। तो ये जो प्रथम भाषाई राज्य ये आंध्र प्रदेश है, इस कब बना? ये 1953 में बना। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है कि दोस्तों स्वतंत्रता के तत्काल बाद प्रांतों से ये मांग थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एस के धर समिति बनाई गई। एस के धर समिति बनाई गई। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इसने अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इसने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद JVPV समिति बनाई गई और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। फिर 1953 में एक व्यक्ति थे पोटी श्रीमालू, जिनकी 59 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। उनकी मांग थी कि मद्रास रियासत को तेलुगुवासी क्षेत्रों से अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया जाए। जब इनकी मृत्यु हो गई तो काफ़ी मतलब उग्र स्थिति थी, तो इसको देखते हुए 1953 में उनकी मांग के अनुरूप प्रथम भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का जो है गठन कर दिया गया। तब आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन कर दिया गया। तो अन्य राज्यों मतलब अन्य भाषाई राज्यों के गठन की मांग भी फिर तीव्र होती चली गई। तब हृदयनाथ कुंजरू, न्यायाधीश फजल अली को मिलाकर एक अन्य समिति बनाई गई। 1953 में फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, अध्यक्ष फजल अली थे। और इस समिति के सिफारिश के आधार पर राज्यों का गठन फिर भाषा के आधार पर किया तो गया, किंतु यह भी सुझाव दिया गया कि यथासंभव जो प्रशासनिक सुविधा को है उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में ही रखकर सभी राज्यों का गठन करना था ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, इसीलिए प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखा गया। अब कुछ अन्य राज्य देख लेते हैं जो अभी हाल ही में बने। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ये मतलब सबसे लास्ट में आए गए हैं, लेटेस्ट में। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने के लिए डी कृष्णा समिति बनाई गई थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही हम लोगों को डिस्कस करना था। तो किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या क्लास से रिलेटेड जो भी फीडबैक है आप दे सकते हैं।
तो तब तक के लिए